नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, स्केलर एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने साइंस के 3500 से अधिक एमसीक्यू की क्लासेस चला रखी है, जिसकी आपके थर्ड क्लास रहने वाली है। अभी तक आपके 251 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं और मेरा टारगेट है जल्दी आपको ये 3500 जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है साइंस के आपको कंप्लीट करवा दूं आपके एग्जाम से पहले। तो आज देखिए, ये आपकी थर्ड क्लास रहने वाली है। तो जिन जिन बच्चों ने स्केलर का फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, देखिए लिस्ट जो है वो कल जारी कर दी गई। लगभग 9000 बच्चों ने 9000 बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया। तो 9000 के आसपास बच्चे रिटन एग्जाम में बैठने वाले, 200 पद हैं आपके। तो आपका साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो जितनी भी ये साइंस की क्लासेस में आपको करवा रहा हूँ, आप इसको जरूर देखिए जाएगा। इससे आपका बहुत से क्वेश्चंस बन जाएंगे इजीली। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट है तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट को आप सेव भी कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके और बच्चे इसमें क्या बोलते हैं कि अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए, आज का जो सेशन है उसको हम लोग बिना देरी करके स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इस सेशन का निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है और आपने बताना है कि देखिए यदि केशकत्व की परिघटना होती है नहीं होती है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि केशिकत्व क्या होता है। तो देखिए, केशिकत्व क्या होता है। केश नली को अगर किसी द्रव में डुबोने पर पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है कि केश नली में द्रव ऊपर चढ़ता है या फिर नीचे करता है। इस घटना को क्या क्या बोला जाता है? केशिकत्व बोला जाता है। तो यहां पूछा, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती है तो क्या होगा। तो क्या क्या इनमें से नहीं होगा। देखिए, किरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगर केशिकत्व की परिघटना नहीं होगी तो केरोसिन दीप जो आपका दिया जलता है, या जो भी आपका जो केरोसिन दीप जलता है उसमें क्या होगा, वह यूज नहीं कर पाओगे आप उसको। उसमें जो ज्वाला जलती है वह जल नहीं पाएगी। तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। अगर केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो ये मुश्किल हो जाएगा, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाएगा। दूसरा आपका देखिए, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। और दूसरा पॉइंट है, देखिए कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग नहीं कर पाता। तो ये गलत है। इसमें देखिए केशिकत्व की घटना नहीं होती है। मृदु पेय का उपयोग करने के लिए जो स्ट्रॉ का प्रयोग किया जाता है, आप केशिकत्व की परिघटना वहां पे लागू नहीं होती। तो ये गलत है। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें भी आपका केशिकत्व की परिघटना जरूरी है। अगला है आपका, देखिए पेड़ पौधे जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो ये भी बिल्कुल सही है। केशिकत्व के कारण ही देखिए पेड़ पानी को सोखते हैं और उनकी ग्रोथ होती है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये आपका ये केशिकत्व की परिघटना के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का कारण क्या है। तो गोलीय आकृति का कारण क्या है? ये आपका पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल हो जाती है। जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं, आपने देखा होगा कि जब वो नीचे गिरती हैं तो वह गोल आकृति में गिरती हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, वर्षा की बूंदों की गोल आकृति का कारण, या अभी हम लोग डिस्कस कर लिया। द्रव का घनत्व, वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण, सॉरी, पृष्ठ तनाव। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो पृष्ठ तनाव के कारण वह गोल दिखती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। तो जल में पृष्ठ तनाव होता है जिस कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वह चढ़ती है। बत्ती में जो केरोसिन तेल होता है, वह बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती पे चढ़ता है, वह पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन, द्रव बूंदों की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो किस कारण होता है? ये होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण ही। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साबुन के बुलबुले
के अंदर का दाब कैसा होगा? तो देखिए साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जो साबुन के जो बुलबुले होंगे उसके अंदर जो दाब होगा वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, नीचे दिए वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है और दूसरा आपका करण है। तो आपने बताना है कि कथन कारण सही है या गलत है या एक दूसरे पर निर्भर करते हैं नहीं। ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए आपका दे रखा है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। कारण दे रखा है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो देखिए कथन आपका दे रखा है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तो ये आपका गलत है। तापमान की वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता नहीं बढ़ती है। अगला है आपका कारण, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। जैसे अगर आपका तापमान बढ़ता है तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, देखिए नीचे दिए हुए धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों का ध्यान दीजिए। गोलक वलय पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो क्या होगा? तब ये देखिए गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापमान से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, जब किसी झील की तली से उठकर बुलबुला वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है घट जाएगा, ऑप्शन बी दे रखा है बढ़ जाएगा, ऑप्शन यथावत रहेगा, ऑप्शन डी दे रखा है चपटा होकर तस्तीर नुमा हो जाएगा। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसका आकार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पानी की बूंदें गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, यानी कि नदी से सागर में घुसेगा तो क्या होगा? वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नदी से सागर में जाएगा कोई जहाज तो ऊपर उड़ जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता रहता है, किसके कारण? सुई की अपेक्षा सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इस कारण। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इस कारण क्या होता है कि जो सुई होती है वह पानी में डूब जाती है, क्योंकि उसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो लोहे की सुई पारे के सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मिट्टी के तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है। मिट्टी का तेल जो है पानी के ऊपर तैरता हुआ आपने कई बार देखा हो, तो किस कारण तैरता है? क्योंकि मिट्टी का जो तेल होता है उसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी के तेल का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, जिस कारण वह पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है मिट्टी का तेल। आगे बढ़ते, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, इस कारण तेल जल की अपेक्षा कम घना है, यानी कि जो तेल है वह जल की अपेक्षा कम घना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तेल का जो तनाव तेल का इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तेल का तल तनाव पानी से कम है, तो तेल का जो तल तनाव होता है वो पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। केश नली है, इसमें जल की अपेक्षा जो आपका केश नली में जल की अपेक्षा तरल तरल पदार्थ जो होगा वह अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है, तो तरल पदार्थ जो होगा उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होगा, जिस कारण वह केश नली में अधिक ऊंचाई तक चढ़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के से संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होता है? देखिए यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले, यानी कि एक बुलबुला ऐसा है दूसरा बुलबुला इतना बड़ा है, को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होता है? तो देखिए छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, यानी कि छोटा वाला और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है।
अगर उनको संपर्क में लाएंगे तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा, शरीर क्या होगा, डूब जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यानी कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो शरीर तैरता है, यदि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो शरीर क्या होगा, डूब जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा, तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। द्रव का जो क्वथनांक है वह आपका बढ़ जाएगा अशुद्धियों के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है, तो श्यान सबसे अधिक कौन है, शहद। सबसे ज्यादा श्यानता किसकी है, शहद की है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर सी घट जाता है, और ऑप्शन नंबर डी तभी बढ़ता है जब ताप में वृद्धि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होती है। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या हो जाएगा, घट जाता है। जब ताप में वृद्धि होगी तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव हो जाएगा वह, अगर इतना है ताप बढ़ रहा है तो वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है, तो आपने शेविंग ब्रश का अगर किसी ने प्रयोग किया होगा तो देखिए, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। तो किसके कारण चिपकते हैं, वे पृष्ठ तनाव के कारण चिपकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। तो देखिए बादल और वायुमंडल, बादल जो होते हैं वायुमंडल में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। किस कारण तैरते हैं, तो श्यानता के कारण तैरते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। श्यानता के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखिए, जब पानी में नमक मिलाया जाएगा तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, और जमाव बिंदु घट जाता है। यानी कि अगर क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा और जो पानी का जो जमने के जो बिंदु होता है वह क्या होगा, घट जाएगा। वो पहले ही क्या होता है, घट जाएगा अगर उसमें नमक मिलाया जाए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है, तो कब चलती है, शीतकाल में। शीतकाल में जो पेंडुलम जो घड़ी होती है वह क्या होती है कि तीव्र गति से चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती, तो ध्वनि तरंगों में क्या नहीं होता है, देखिए व्यतिकरण होता है, परावर्तन होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण नहीं होता है। ध्रुवण आपका नहीं होता है ध्वनि तरंगों में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुलों में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या है। तो क्या कारण है, व्यतिकरण के कारण होता है। साबुन के जो बुलबुले होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि रंग पैदा होते हैं, अलग अलग तरह के रंग पैदा होते हैं। तो किस कारण होते हैं, वो व्यतिकरण के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी। देखिए, पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदे को मिला के एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी, तो पृष्ठ ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी, तो इसमें बढ़ जाएगी। देखिए, अगर छोटी छोटी से एक बड़ी बूंद बनाई जा रही तो क्या होगी, पृष्ठ ऊर्जा घट जाएगी। और अगर अगर एक बड़ी बूंद से छोटी छोटी बूंदें बनाई जाए तो क्या होगा, तो वो बढ़ जाएगी, क्या पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाएगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से निम्न में से सत्य कथन आपने बताना है। तो निम्न में से सत्य कथन आपने बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है, पृष्ठ तनाव का इकाई बल प्रति इकाई लंबाई है। पृष्ठ तनाव का इकाई बल प्रति इकाई लंबाई है, तो ये आपका गलत है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाएगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, स्याही के प्रवाह के लिए किस तरह के पेन गुरुत्व के साथ साथ केशिका केशिका क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो किस तरह के पेन, जो फाउंटेन पेन होते हैं वहां पे आपका जो स्याही के प्रवाह के लिए केशिका क्रिया का प्रयोग करते हैं, फाउंटेन पेन। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है, 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है, आपसे पूछा। तो देखिए, उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा बन जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है।
सही नहीं है आपका पूछा है इसमें ना। तो कोई भी चीज जो स्थान घेरती है पदार्थ है, तो ये बिल्कुल सही है। सभी पदार्थ बड़े कणों जैसे परमाणु और अणुओं से बने होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कोलाइड पदार्थ के अपेक्षाकृत बड़े कण कोलाइड पदार्थ के अपेक्षाकृत बड़े कणों से बनते हैं, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता, तो क्या होती है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता घटती है, तो मैंने आपको बता ही दिया था ऊपर। द्रव की किसी गोलीय बूंद के भीतर दाब आधिक्य अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी किसके, तो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर कोई गोलीय बूंद है तो उसके भीतर जो दाब होगा तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो ये बूंद की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपको कथन दे रखे हैं। कथन ए दे रखा है आपका, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाती हैं। कारण दे रखा है, रेडियो तरंग की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। तो देखिए, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाती है, तो ये आपका गलत है। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो किसका, अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है रात में, जो आपके रास्ते होते हैं उनको देखने के लिए अवरक्त तरंग या फिर अवरक्त प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगर एक आलू को कागज के सफेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग ओवन में रख दिया जाए तो आलू गर्म हो जाता है, परंतु प्लेट नहीं होती। यह किसके कारण होती है, तो आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, समुद्र का जल विलवीकरण उत्क्रमित पराशण के प्रयोग द्वारा किया जाता है। तो समुद्र का जल का विलवीकरण जो होता है वह उत्क्रमित पराशण के प्रयोग द्वारा किया जाता है। विलयन पर प्रयुक्त दाब होता है, तो विलयन पर प्रयुक्त दाब होता है तो पराशनी दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक, इसका कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर करता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, जो वायु में जो ध्वनि होती है वह वेग और दाब पर निर्भर नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तंत्रों पर अंकित पद डॉल्बी बी अथवा डॉल्बी सी किसे निर्दिष्ट करता है, तो देखिए, टेप रिकॉर्डर और अन्य ध्वनि यंत्र होते हैं उनमें डॉल्बी बी अथवा डॉल्बी सी लिखा रहता है, तो वे किससे संबंधित है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी यानी कि ये आपका रव हास्य परिपथ होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपको कथन दे रखा है और कारण दे रखा है, आपने बताना है कि कथन और कारण सही है या गलत है। कथन आपका दे रखा है, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायु की अधिक होगी, तो ये आपका गलत है। ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे, तो दूर संचार के लिए माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपने और बताना है कि कौन सा इसमें सही है। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है, तो ये आपका गलत है। ध्वनि यंत्रों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, केवल 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक, तो टेलीविजन प्रसारण में जो श्रव्य संकेत होते हैं उनको प्रेषित करने में कौन सी तकनीक का प्रयोग है, आवर्ती आरोपण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का प्रयोग इसमें किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक, तो दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक क्या है, तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन का इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो
विकिरण चुंबक अवरक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है टेलीविजन को दूरस्थ नियंत्रण के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग लाया जाता है? तो अवरक्त किरण। जैसे आपने रिमोट देखा होगा, तो रिमोट से जब आप टीवी को नियंत्रित करते हैं तो अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। उसमें से अवरक्त किरणें निकलती हैं आपके रिमोट में से, जिससे उसको कंट्रोल किया जाता है टीवी को। एक टीवी सेट्स को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मनुष्य के लिए शोर की सही सीमा करीब कितनी होती है? तो कितनी होती है? 85 डेसिबल होती है। 85 डेसिबल का मतलब है वहाँ शोर हो रहा है, अगर इतनी ध्वनि है तो 85 डेसिबल। अगला क्वेश्चन, किसी स्तर यानी कि डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो 80 डीबी यानी कि 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है वह ध्वनि प्रदूषक के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो इसका जो सही जवाब है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनके बीच कितनी ध्वनि का उत्पन्न होता है? तो लगभग 30 डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 100 डेसिबल की आवाज की प्रबलता का स्तर संगत होगा, किसके संगत होगा? यंत्र कारखाने के शोर के। तो जो कारखाने होते हैं उनसे जो आवाज निकली वो लगभग लगभग 100 डेसिबल की आवाज के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सामान्य स्त्रियों की आवाज का तारत्व कैसा होता है? तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। तो महिलाओं का जो की आवाज का जो तारत्व होता है वह पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, जिससे उनकी आवाज जो होती है पतली होती है। यानी कि तारत्व अगर आपका अधिक होगा तो आपकी आवाज पतली होगी, ये याद रखिएगा। तो पुरुषों का जो तारत्व होगा वह आपका क्या होगा? पुरुषों का तारत्व कम होगा, तो इसलिए इसकी आवाज उनकी मोटी होगी। तो ये अपोजिट होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण क्या किया जाता है? तो केवल ध्वनि गुणता। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो ये आपका कौन सी आपकी जो लेयर होती है वो उत्तरदायी है? तो कौन सी लेयर? आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर कहा जाता है। तो आयनोस्फीयर के माध्यम से ही देखिए रेडियो तरंगों का विक्षेपण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी कि रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी, जिसको कॉम्पैक्ट सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं, ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए टाइटेनियम निडल, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ऑप्शन सी लेजर बीम, ऑप्शन डी दे रखा है आपको बेरियम टाइटेनियम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेजर बीम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो 60 डेसिबल है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, आपसे पूछा है। तो देखिए, जो कॉस्मिक किरणें होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। वह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो ये आपका गलत है। वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती है, तो कॉस्मिक किरणें बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, बिल्कुल सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो किसका प्रयुक्त किया जाता है पराश्रव्य तरंगों को? तो दाब विद्युत पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पराश्रव्य पराश्रव्य वे ध्वनियां होती है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। जो 20 हर्ट्ज से अधिक जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है वे पराश्रव्य ध्वनियां होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि तरंगे नहीं चलती है, तो ध्वनि तरंगे किस में नहीं चलती है? तो निर्वात में नहीं चलती है। बाकी द्रवों में भी चलती है, ठोस में भी चलती है, गैस में भी चलती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा धातु में, निर्वात में, द्रव में
या फिर आपका ऑप्शन डी दे रखा है एयर में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धातु में। ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्वाधिक धातु में होता है, यानी कि मेटल में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नांकित में ध्वनि का निम्नांकित में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। निम्नांकित में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो धातु में अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच यानी कि फिनोमिना किसका उदाहरण है? तो ये डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। यानी कि कोई रेलगाड़ी अगर सीटी बजा रही है और वह नजदीक आ रही है, तो जो उसकी आवाज़ होगी, वो सीटी की आवाज़ होगी, बढ़ती जाएगी, और दूर जा रही है तो वो घटती जाएगी। तो ये किसके कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका देखिए, कॉस्मिक किरणें। तो कॉस्मिक किरणें अवशोषित कण है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, माध्यम दे रखा है आपका जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि आपका बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम आपने यहाँ पे बताना है। तो देखिए, जो सबसे पहले होगा इस्पात होगा, पहले में इस्पात होगा, दूसरे में आपका जल होगा, तीसरे में आपका नाइट्रोजन होगा। यानी कि आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस्पात, जल और नाइट्रोजन आरोही क्रम में ध्वनि की चाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे आपका दे रहा वेग, वी ए, वी डब्ल्यू और वी एस। ए आपका एयर में है, डब्ल्यू आपका वाटर में है, एस आपका किस में है? एस आपका इस्पात में यानी कि स्टील में है। तो इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपका इनका क्रम आपने सही बताना है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा? एयर हो गया, उसके बाद सबसे कम आपका एयर हो गया, उससे ज़्यादा आपका वाटर हो गया, उससे ज़्यादा आपका स्टील हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ध्वनि के द्योतक व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 17 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परिवर्तित सतह और सुनने के माध्यम कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 16.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित है, तो कितना होता है ध्वनि में वायु का वेग? ये होता है आपका 330 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो पराध्वनि कारण के ही जो चमगादड़ होते हैं वे अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। तो ध्वनि कैसे चलती है? अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किसकी होती, किस में होती है ध्वनि की चाल? जल में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहे में होगी आपकी अधिकतम गति। ध्वनि तरंगों का की सबसे तीव्र प्रगमन होता है, तो किस में होता है? ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सिटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है, तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है सिटी स्कैन में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ये आपका सही है गलत है ये आपने बताना है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, हृदय जो होता है अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करते हैं। अगला है आपका देखिए, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना अधिक होती है, तो ये आपका गलत है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो बिल्कुल मैक संख्या का प्रयोग ध्वनि की गति को वर्णित करने के लिए किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगे कौन सी थी? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मानव कान निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं? ये आपसे पूछा है। तो जो 20,000 चक्र प्रति सेकंड होती है, उससे अधिक की ध्वनि को नहीं सुन सकते। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर आपने विचार करना है। ये
जो पराश्रव्य तरंगे होती है ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, तो बिल्कुल सही है, पराश्रव्य तरंगे कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ये कपड़ों से धूल हटाकर साफ कर सकती हैं, तो ये भी सही है आपका। इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, ये भी सही है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं, तो ये भी आपका सही है। तो सही सभी सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, दो उत्तरोत्तर सुरंगें जिसको सक्सेसिव क्रस्ट भी कहा जाता है, अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त जिसको सक्सेसिव थ्रॉट्स भी कहा जाता है, के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका तरंगदैर्घ्य जिनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो अल्फा किरणें जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, गामा किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, एक्स किरणें हैं। अल्फा किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो किस में होगी? 200 से 280 नैनोमीटर क्वांट में जो विकिरण है ऊर्जा क्वांटम सर्वाधिक होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को तो कैसे बनाया जाता है? ध्वनि को अवशोषित करने वाला बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन, कथन दे रखा, अनुरण विशेषता बड़े गिरजाघर तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है, और आपका कारण दे रखा, दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्तित ध्वनि परावर्तन हो सकती है, तो इसका सही जवाब ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो किसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका जो आपकी ईसीजी होती है उसमें आपका पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, है आपका देखिए, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत जो होता है वह आपका प्रकाश तरंगों के रूप में प्रवाहित होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपने बताना है? तो नैनोकण द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कणों में आपका ऋणात्मक आवेश होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऑप्शन ए दे रखा ऊष्मा, बी आपका दे रखा प्रकाश, ऑप्शन सी दे रखा ध्वनि, तो और डी दे रखा इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ध्वनि। अगला क्वेश्चन, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए, यानी कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति उपस्थिति कि वे वस्तुएं कहाँ उपस्थित हैं और उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है रडार का, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है, यानी कि उनकी रेंज कितनी होती है? 80 से 108 गीगाहर्ट्ज, 88 से 108 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है एफएम। जो आपका एफएम सुनते होंगे तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच ही होती है, तो इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़े की आवाज़ सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो किस कारण सुनाई देती है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि जो ध्वनि का जो वेग होता है इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, जिस कारण वह 2 बार आवाज़ उसको सुनाई देती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है 1.0 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंगों की जो लंबाई होती है, तरंग की जो लंबाई होती है वो सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे आपसे पूछा है? एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, और आपका दे रखा है आपका ध्वनि तरंगे, तो ध्वनि तरंगे हैं आपकी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती, तो ध्वनि तरंगों में क्या नहीं होता है? ध्रुवण नहीं होता है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए सत्य नहीं है आपसे पूछा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये गलत है आपका, क्योंकि इसमें
एक्स किरणें होती है उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, दो प्रकाश तरंगे परस्पर संबद्ध संबद्ध कहलाती है यदि, कब कहलाती है? कालांतर समान हो। तो अगर उनके बीच कालांतर समान हो तो वो परस्पर क्या 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 कहलाएंगे? संबद्ध कहलाई जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? तो इसका सही जवाब है 10 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म तरंग अवन किस प्रकार के तरंग का प्रयोग, जो अवन होते होंगे उसमें किस तरह की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अदृश्य परिसर की लघु तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का प्रयोग किया, यानी अदृश्य परिसर की लघु तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का प्रयोग किया जाता है अवन में। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कथन वाला है, जब कोई बंदूक दागी जाती है तो यह प्रतिक्षिप्त होती है, अर्थात यह गोली के वेग की तुलना में काफी कम वेग से पीछे धक्का देती है। तो ये आपका कथन दे रखा है, कारण ये दे रखा है आपका, प्रतिक्षिप्त होती बंदूक का वेग कम होता है क्योंकि बंदूक में गोली की तुलना में अधिक होता है। उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। इसका देखिए, गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा उनके सामान्य आपेक्षिक घनत्व के सिद्धांत के आधार पर की गई थी। तो बिल्कुल सही है, गुरुत्वीय तरंगों की जो भविष्यवाणी थी 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा की गई थी। उनका जो आपेक्षित सामान्य आपेक्षिकता का जो सिद्धांत था उसके आधार पर उन्होंने की थी। तो ए वाला ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फर्स्ट, गुरुत्वीय तरंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर विद्यमान है, तो ये आपका गलत है। गुरुत्वीय तरंगों को व्यतिकरण मापी नामक अति संवेदनशील संसूचकों द्वारा संसूचित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? ध्वनि तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, किस कारण होता है? आयाम मॉड्यूलेशन के कारण होता है, यानी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कारण होता है दूरदर्शन में जो चित्र का जो संचारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपसे पूछा? ए दे रखा, मानव कान की संवेदनशीलता ध्वनि की आवृत्ति के साथ नहीं बदलती, यानी कि मानव कान की जो संवेदनशीलता है ध्वनि की आवृत्ति के साथ नहीं बदलती है। बी दे रखा, ध्वनि की बढ़ती तीव्रता के प्रति कान की प्रतिक्रिया लगभग लघुगणकीय यानी कि लॉगरिदमिक होती है। जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के किसी अवयव का विस्थापन उस प्रत्येक तरंग द्वारा विस्थापन के बीजीय योग के बराबर होता है। डी दे रखा है, अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यमों में से ठोस, द्रव और गैस में चल सकती हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? इसमें से आप देखिए, ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका गलत है, यानी कि मानव के कान की संवेदनशीलता ध्वनि की आवृत्ति के साथ नहीं बदलती, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है आपसे पूछा है? तो 20 हर्ट्ज के से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, तो ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका, एक्स किरणों के एक फोटोन की ऊर्जा 1 किलो वोल्ट है। दृश्य विकिरण वाले एक फोटोन की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्वात में दोनों फोटोन की चाल भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, एक ज्वावक्रीय अनुप्रस्थ तरंग किसी रज्जु पर गमन कर रही है, तो रज्जु पर कोई बिंदु किस गति में है? तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तरंग की कोणीय आवर्ती के समान कोणीय आवर्ती वाली वाली यानी कि सरल आवर्त गति। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है? तो किसकी है? जो आपके गामा किरण होती है उसकी जो ऊर्जा होती है वो उच्चतम होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दो एक समान पियानो के तारों की मूल आवृत्ति समान है जब उन्हें समान तनाव में रखा जाता है। यदि दोनों तनाव में एक के तनाव को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और दोनों तारों को एक साथ कंपित किया जाए तो क्या होगा, यह आपने बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, विस्पंदन होगा उस समय।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सिगरेट से निकले धूम्र यानी कि धुएं का समतल कॉलम एक लघु दूरी तक उठने के बाद एक अनियमित और यथाचित्र प्रतिरूप में टूट जाता है। उसी प्रकार बहते हुए द्रव की एक धारा एक बाधा को पार करने के बाद भंवरों और भ्रमिल में टूट जाती है, जो बहाव दिशा के अनुप्रस्थ अनियमित वेग घटक प्रदान करती है। अन्य उदाहरण में चलायमान पोत के द्वारा जल में छूटी अनुतरंगे सीटी बजाने से और वायु तरंगों द्वारा उत्पन्न ध्वनि है। ये उदाहरण किसका है? तो ये आपका वायु का प्रशुद्ध प्रवाह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यूट्यूब में दोलायमान द्रव स्तंभ की गति किस प्रकार होती है? तो किस प्रकार होती है? तो सरल आवर्त और आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर आश्रित होती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उत्पन्न तरंगों को दोलनदर्शी यानी कि ऑस्किलोप्स द्वारा देखा जा सकता है? तो ध्वनि तरंगों को देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, एक्स किरणें हैं तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं। तो जो एक्स किरण होती है वो विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है एक्स किरणें। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ये थी आज की क्लास, साइंस की थर्ड क्लास, जिसमें हम लोगों ने अब लगभग 372 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा। अभी और भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आपका एग्जाम जो है 25 अगस्त को होना है, तो 25 अगस्त से पहले ये जितने भी आपके 3500 MCQ हैं आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। अगर देखिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।